बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 97 मुलाहिज़ा फरमाएं। हेल्पर उस वक्त ट्रक के नीचे लेटा और टार्च की रोशनी में ट्रक के नुकसानदेह हिस्से का मुआयना कर रहा था। फिर वो बाहर निकल आया और ड्राइवर से कुछ बातें करता रहा और फिर ट्रक के पिछले हिस्से पर चढ़ गया। मैं नीचे खड़ा ड्राइवर से ट्रक की खराबी के बारे में दरियाफ्त करने लगा। ऊपर से हेल्पर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे और जानकी के लिए ड्राइविंग कैबिन की छत पर जगह बनाई गई थी। वहीं टूल बॉक्स भी बना हुआ था। हेल्पर को टूल बॉक्स खोलना था और वो जानकी को वहां से उठा रहा था। जानकी की हल्की सी चीख सुनकर मैं चौंक गया और फिर दूसरे ही लम्हे मैंने जानकी को ट्रक से उतरते हुए देखा। उसके पीछे हेल्पर ने भी छलांग लगा दी। वो तेज लहजे में ड्राइवर से कुछ कह रहा था। मुझे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। ड्राइवर और हेल्पर आपस में तबादला ख्याल कर रहे थे। इसी दौरान में वो दोनों बार बार जानकी की तरफ भी देख रहे थे। वो दोनों ऐसी जबान बोल रहे थे कि एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मगर उनकी नजरों और अंदाजे गुफ्तगू से उनका प्रोग्राम मैं समझ गया। हेल्पर ने अचानक ही जेब से चाकू निकाल लिया। ड्राइवर ने जानकी की तरफ कदम बढ़ाया था। उनका मंसूबा शायद ये था कि हेल्पर मुझे चाकू की जद पर लिए रखेगा और ड्राइवर जानकी को दबोच लेगा, लेकिन मैंने बड़ी फुर्ती से अपने लिबास में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। मुझे कुछ कहने की जरूरत पेश नहीं आई। ड्राइवर और हेल्पर अपनी जगहों पर रुक गए। मैंने उन्हें डराने के लिए हवाई फायर कर दिया और एक हाथ से जानकी का बाजू पकड़कर उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। 15-20 गज दूर हटकर मैंने इधर उधर देखा और फिर खेतों में दौड़ लगा दी। जानकी भी मेरे साथ दौड़ रही थी। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों ट्रक के करीब खड़े थे। किसी ने हमारा पीछा करने की कोशिश नहीं की थी। हम खेतों में बहुत दूर तक दौड़ते रहे। एक जगह रुककर सांस दुरुस्त किया और फिर तेज तेज चलने लगे। ड्राइवर ने बताया कि सुबह 6 बजे के करीब योशुवांग पहुंच जाएंगे। 2 घंटे पहले ट्रक खराब हो गया। हम अगर सड़क के मुतवादी खेतों में चलते रहे तो 3-4 घंटों में योशुवांग पहुंच सकते थे, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। हम खेतों में रास्ता भटक कर सड़क से बहुत दूर निकल गए थे। दिन की रोशनी फैल गई, सूरज निकल आया। धूप तेज थी। धान के खेतों में कहीं कहीं किसान काम करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन हम उनसे दूर रहकर चलते रहे। दोपहर के करीब बहुत दूर एक छोटी सी इमारत दिखाई दी। आसपास कोई बस्ती न थी। जानकी थक गई। तेज धूप और पौधों से पैदा होने वाले खब से घुटन महसूस होने लगी थी। लिबास पसीने से तर थे। जानकी रुकना चाहती थी, लेकिन मैं उसे घसीटता रहा। खेतों में वो इकलौती इमारत अब ज्यादा दूर नहीं रह गई थी। उसके इर्द गिर्द कुछ दरख्त भी लगे हुए थे। हम एक जगह रुककर देर तक उस इमारत का जायजा लेते रहे। वहाँ किसी जीरू का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। वो दरअसल एक छोटी सी वीरान खानका थी। मरकजी हाल में एक चबूतरे पर महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा मुजस्मा था जो टूट फूट चुका था। इमारत की खिड़कियां और दरवाजे गायब थे। मरकजी हाल के अलावा पिछली तरफ 2 कमरे थे। दोनों कमरों में गर्द की मोटी तहें जमी हुई थी। अलबत्ता मरकजी हाल का फर्श साफ था। शायद आसपास खेतों में काम करने वाले चीनी काश्तकार कुछ देर सस्ताने के लिए यहाँ बैठ जाते होंगे। बरामदा भी साफ सुथरा था। हम बरामदे में बैठ गए। उसी तरफ आते हुए मैंने खेतों में जिन किसानों को काम करते देखा था वो नीले लिबास में थे, जिसका मतलब था कि उनका ताल्लुक एक ही कम्युनिटी से था। जाहिर है वो कम्युनिस्ट थे और इसीलिए ये खानका खंडर में तब्दील हो रही थी। हो सकता है जब ये खानका तामीर की गई हो उस वक्त आसपास बुद्ध के पैरोकारों की अक्सरियत हो, लेकिन वक्त बदल गया था। मैं जानकी को बरामदे में बैठा हुआ छोड़कर इमारत के पिछली तरफ चला गया। उस तरफ शफाफ पानी की एक छोटी सी नदी बह रही थी और मेरे ख्याल में ज्यादा खुशी की बात यह थी कि नदी के आसपास तरबूज की बेलें फैली हुई थी, जिनमें बड़े बड़े तरबूज भी लगे हुए थे। मैंने जानकी को भी बुला लिया। पहले शेर होकर पानी पिया, फिर एक बड़ा सा तरबूज तोड़कर दोबारा बरामदे में आ गए और मैं खंजर निकाल कर तरबूज काटने लगा। वो पूरा दिन और अगली रात हमने वहीं गुजारने का फैसला कर लिया। हमारा पेट भरने का बंदोबस्त हो गया था। हम कई रोज यहाँ रह सकते थे। जानकी के चेहरे पर मायूसी थी। वो कोई बात भी नहीं कर रही थी। अलबत्ता मैं बातों से उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता रहा। शाम हो चुकी थी। अंधेरे की स्याह चादर ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया था। हम दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। शाम होते ही ठंडक सी हो गई थी और अब खुनकी में बतदरीज इजाफा हो रहा था। मुझे सर्दी लग रही है वहीदान, जानकी कहते हुए मेरे साथ लगकर बैठ गई। बाहर हवा चल रही है, चलो अंदर चलकर बैठते हैं, सर्दी से बचे रहेंगे, मैंने कहा और हम दोनों उठकर अंदर आ गए। मरकजी हाल में टटोलते हुए हम मुजस्मे वाले चबूतरे के पास पहुंच गए। मेरा ख्याल था कि चबूतरे से टेक लगाकर लेटे रहेंगे। रुक जाओ, मैं अपनी चादर खोलकर फर्श पर फैला देती हूँ, आराम से लेटकर तो सो जाएंगे, जानकी ने कहा। मगर इस वीराने में कौन आकर मुझे देखेगा? उसने मेरी बात काट दी। कपड़े की सरसराहट सुनाई दी। उसने चादर के 2 कोने मेरे हाथ में दे दिए थे। टटोल कर चबूतरे के साथ चादर बिछा दी और चबूतरे के साथ टेक लगाकर टांगे पिसार ली। मुझे जल्दी नींद आ गई। अंदाजा नहीं था कि कितनी देर सोया हूँगा कि अपने सीने पर बोझ महसूस करके मेरी आंख खुल गई। मैंने टटोल कर देखा वो जानकी थी जो मुझसे लिपटी हुई थी और उसका जिस्म होले होले कांप रहा था। उसे यकीनन सर्दी लग रही थी। फर्श पर बिछी हुई चादर साड़ी की तरह खासी लंबी थी
मैंने फालतू चादर समेट कर उसके ऊपर डाल दी। मैं अपने आप को जानकी से अलग करना चाहता था, लेकिन उसने बड़ी मजबूती से मुझे गिरफ्त में ले रखा था। मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी। मैं फिर सो गया और फिर कमर पर लगने वाली ठोकर से मेरी आंख खुल गई। जानकी मेरे साथ लिपटी हुई थी। वो नींद में थी। मैं समझा शायद नींद में उसने हाथ मारा होगा, लेकिन अगली ठोकर पहले से जोरदार थी। इस मर्तबा मैंने आंखें पूरी तरह खोल दी और सर उठाकर देखा। मेरी नींद काफूर हो गई और दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो 5-6 आदमी थे जिन्होंने हमें घेरे में ले रखा था। एक के हाथ में बंदूक थी और 2 के हाथों में तलवारें और बाकी त्रिशूल से मिलते जुलते हथियार लिए, और उन तमाम हथियारों का रुख हमारी तरफ था। मेरे संभलने से पहले तीसरी ठोकर मेरी मिजाज पुरसी कर चुकी थी। मैं अब भी जानकी की बाहों की गिरफ्त में था। मैंने उसकी गिरफ्त छुड़ाने के लिए जैसे ही उसकी कमर पर हाथ रखा, मैं चौंक गया। जानकी को तेज बुखार था। मेरे दाईं तरफ खड़े हुए आदमी ने चीखते हुए फिर ठोकर मारना चाही, लेकिन मैंने बड़ी फुर्ती से हाथ बढ़ाकर उसकी ठोकर रोक दी। उसके साथ ही मैंने जानकी की गिरफ्त से छुटकारा हासिल करके उठने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने गुर्राते हुए तलवार की नोक मेरे सीने पर रख दी। दूसरों ने भी अपने हथियार सीधे कर लिए। एक ने तो त्रिशूल नुमा हथियार से जानकी को भी जद में ले लिया। वो दरअसल त्रिशूल नहीं था, एक लंबे से डंडे के आगे 3 आहनी शाखों वाला हथियार सा लगा हुआ था। ये दरअसल भूसा या घास वगैरह जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिस्म पर लगने वाली 3 ठोकरों और इन हथियार बंद लोगों की मौजूदगी से मेरा दिमाग बिल्कुल साफ हो चुका था। इस वक्त मैं दोनों कुनियां फर्श पर टिकाए जरा सा ऊपर को उठा हुआ था और तलवार की नोक मेरे सीने पर थी। वही शख्स चीख चीख कर कुछ कह रहा था। वो अगरचे चीनी जबान ही बोल रहा था, मगर एक लफ्ज भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसी तरह पड़े पड़े उन लोगों का जायजा लेने लगा। बाहर अगरचे धूप चमक रही थी, लेकिन कमरे के अंदर ज्यादा रोशनी नहीं थी। बगौर जायजा लेने के बाद पता चला कि उनकी तादाद 5 थी, जिनमें 3 मर्द और 2 औरतें थी। एक आदमी के हाथ में तलवार थी जो उसने मेरे सीने से लगा रखी थी। दूसरे के हाथ में बंदूक थी। तीसरे ने त्रिशूल से जानकी को जद में ले रखा था। एक औरत के हाथ में तलवार और दूसरी के हाथ में त्रिशूल था। मैंने गर्दन घुमाकर जानकी की तरफ देखा, जो अब भी मुझ से लिपटी हुई थी। उसके जिस्म में हल्की सी कपकपाहट थी। वो या तो गहरी नींद में थी या मदहोश थी। उसे सूरतेहाल की संगीनी का कुछ एहसास नहीं था। तलवार वाले ने एक बार फिर चीख कर कुछ कहा और उसके साथ ही उसने तलवार की नोक से मेरे सीने पर हल्का सा दबाव भी डाला था। अब ये बात भी मेरी समझ में आ गई थी कि वो लोग इतने गुस्से में क्यों थे। रात को सोते वक्त में चादर हट गई थी और मेरे बदन पर सिर्फ निकर थी। जानकी ने तो सोने से पहले ही अपनी चादर फर्श पर बिछा ली थी। उसके जिस्म पर मुख्तसर से कपड़े थे जो इस वक्त ऊपर तक सिमटे हुए थे। वो जिस तरह मुझसे लिपटी हुई थी, इससे कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता था। तुम अपनी ये तलवार हटाओ तो मैं उठ सकूं। मैंने उस चीनी की तरफ देखते हुए रुक रुक कर कहा, जिसने तलवार की नोक मेरे सीने से लगा रखी थी। मैंने भी चीनी जबान इस्तेमाल की थी और ये अल्फाज रुक रुक कर कहे थे, और शायद वो बात उसकी समझ में आ गई थी। उसने तलवार मेरे सीने से हटा ली। जानकी का एक हाथ अब भी मेरे सीने पर था। मैंने बड़ी आहिस्तगी से उसका हाथ हटाया और सामने खड़ी हुई तलवार बरदार औरत की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग शायद किसी गलतफहमी का शिकार हो। मेरी साथी औरत को तेज बुखार है और इसे सर्दी भी लग रही है। ये होश में नहीं, इसलिए मुझसे लिपटी हुई है। तुम खुद इसे छू कर देख लो। मेरा अब तक का ये तजर्बा था कि औरतें ज्यादा नरम दिल होती हैं। उनमें हमदर्दी और शफकत का जज्बा भी होता है। किसी का दुख जानकर उनका दिल जल्दी पसीज जाता है। इसलिए मैंने ये अल्फाज एक औरत की तरफ देखते हुए कहे थे और मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। वो चलने में उलझी हुई नजरों से मुझे और जानकी को देखती रही, फिर अपने साथ खड़ी हुई दूसरी औरत की तरफ देखा। उसने मध्यम लहजे में कुछ कहा तो तलवार बदस्त औरत 2 कदम आगे बढ़कर जानकी पर झुक गई। उसके दाएं हाथ में तलवार थी। उसने बायां हाथ जानकी की पेशानी पर रखा और एक झटके से उठकर खड़ी हो गई और उस शख्स की तरफ देखते हुए तेज तेज लहजे में कुछ कहने लगी, जिसने मुझे तलवार की जद पर ले रखा था। उस शख्स ने भी तेज लहजे में कोई जवाब दिया, फिर दूसरी औरत से कुछ कहा। उसने भी जानकी को छू कर देखा और फिर बारी बारी वो सब जानकी के बदन को छू कर देखने लगे। पहले तो वो लोग यही समझते रहे थे कि रंगे हाथों पकड़े जाने की वजह से जानकी खौफ से कांप रही है और जानबूझकर नहीं उठ रही, लेकिन अब बात उनकी समझ में आ गई थी। उनके हथियार नीचे झुक गए। उनके रवैये में भी तब्दीली आ गई। तलवार वाले चीनी ने मेरी तरफ देखते हुए इस मर्तबा रुक रुक कर बात की तो उसका मफहूम समझने में मुझे आसानी हो गई। उसका मफहूम समझते हुए मेरी नजरें बेइख्तियार अपनी दाएं पिंडली की तरफ उठ गई। पिंडली पर चमड़े की फीते से बंधा हुआ खंजर साफ नजर आ रहा था। मैंने खंजर निकालकर उसके हाथ में दे दिया। इस तरह मैं ये तासर देना था कि उनके सामने मेरा मुज़ाहमत का कोई इरादा नहीं था। नीकर के अंदर उड़सा हुआ पिस्तौल उनकी नजरों में नहीं आ सका था। मैंने जानकी की तरफ देखा, उसका पिस्तौल बलोच के अंदर था और वो भी अभी तक उनकी नजरों से महफूज था। अगर इजाजत दो तो मैं उठकर अपना लिबास दुरुस्त कर लूं। मैंने उसी चीनी की तरफ देखा जिसके बारे में मैं अंदाजा कायम कर चुका था कि वो इस पार्टी का सरबराह है। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं फुर्ती से उठ गया और पीली चादर अपने जिस्म पर लपेटने लगा। फिर मैं जानकी पर झुक गया। जानकी अब भी होले होले कांप रही थी। उसके मुंह से कराहें सी खारिज हो रही थी।
मैं फर्श पर बिछी हुई चादर उठाकर उसके जिस्म पर लपेटने लगा और इसी दौरान मैं बड़ी होशियारी से उसके गिरेबान में हाथ डालकर पिस्तौल निकाला और अपनी चादर में छुपा लिया। क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? मैंने तलवार वाली औरत की तरफ देखा। वो आगे बढ़ आई और जानकी के बदन पर चादर लपेटने में मेरी मदद करने लगी। जानकी की हालत देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उसे मलेरिया हो गया था और फौरी तौर पर उसका इलाज जरूरी था। उसे थर थर कांपते देखकर एक आदमी ने अपना कोट उतारकर उस पर डाल दिया, लेकिन उसकी कपकपाहट कम नहीं हुई। इस पार्टी के सरबराह का नाम हु कियांग था, लेकिन वो बड़े बिगड़े हुए लहजे में चीनी जबान बोल रहा था। वो किसान थे। हु कियांग ने रुक कर बताया कि सुबह सवेरे उनका एक साथी इस तरफ आ निकला था। उसने हम दोनों को साथ लिपटे हुए देखा तो दूसरों को इतला कर दी। वो हमें जासूस समझ रहे थे। चीन की हदूद में नजर आने वाले हर अजनबी को जासूस समझ लिया जाता था और जो शख्स एक मरतबा जासूसी के इल्जाम में पकड़ा जाता फिर जिंदगी भर उसका कोई सुराग नहीं मिलता था। हम जासूस नहीं हैं, मैंने उसकी बात सुनकर कहा। हम बुद्ध के पैरोकार हैं बख्शू। हम मार्शल आर्ट की तरबियत हासिल करने के लिए शाओलिन टेम्पल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक ट्रेजेडी की वजह से हमें रास्ता बदलना पड़ा। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर उन्हें बताने लगा कि एक माल बरदार ट्रक पर योशु वांग की तरफ सफर करते हुए रास्ते में ट्रक खराब हो गया और इसी दौरान में ट्रक ड्राइवर के साथी और उसके हेल्पर को किसी तरह पता चल गया कि मेरा साथी मर्द नहीं औरत है। उनकी नीयत में फतूर आ गया, लेकिन हम किसी तरह वहां से भाग निकले और खेतों में भटकते हुए इस तरफ आ गए। हम रात गुजारने के लिए यहाँ रुक गए थे। मैंने कहा हमारा ख्याल था कि सुबह होते ही योशु वांग की तरफ रवाना हो जाएंगे, लेकिन मेरी ये साथी। मैं जुमला मुकम्मल किए बगैर खामोश होकर जानकी की तरफ देखने लगा। तुम लोग हिंदुस्तानी हो? ओकियांग ने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। नहीं, हम थाई हैं, मैंने जवाब दिया। बैंकॉक से बर्मा और वहां से भटकते हुए इस तरफ आए हैं। अब मुझे ये अंदाजा लगाने में भी दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि इंडियन खासे बदनाम है। उसकी वजह शायद ये थी कि हिंदुस्तानी दोस्त बनकर भी पुश्त में छुरी घोंपने के लिए मौके की तलाश में होते थे। मुझे सियासत से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन चीन से इंडिया की रवायती दुश्मनी से तो मैं वाकिफ था। पुरअमन हालात में भी इंडिया के जासूस चीन की हुदूद में अपनी सरगर्मियों में मसरूफ रहते होंगे, इसलिए किसी हिंदुस्तानी पर जासूस होने का शुबा करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। किनमंग में चांगू ने भी हमें यही धमकी दी थी कि अगर जानकी को उसके हवाले ना किया गया तो हमें जासूसी के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर देगा। और यहाँ भी इन किसानों ने सबसे पहले हमसे यही सवाल किया था। ओकियांग और उसके साथी आपस में मशवरा करने लगे। उनमें बाकायदा बहस छिड़ गई थी। दोनों औरतें भी इस बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। मुझे जानकी की फिक्र थी, उसे फौरी इलाज की जरूरत थी, ताखिर उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। उनकी बहस तूल पकड़ती जा रही थी। बिलाखिर मुझे मुदाखलत करनी पड़ी। मेरी साथी को इलाज की जरूरत है, अगर देर होगी तो इसकी हालत बिगड़ जाएगी, ये मर भी सकती है। ठीक है, ओकियांग ने कहा, फिलहाल हम तुम लोगों को बस्ती में ले जा रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। क्या तुम्हारी साथी चल सकती है? मैं इसे कंधे पर उठा लूंगा, मैंने कहते हुए जानकी की तरफ देखा। फिर ओकियांग से पूछा, बस्ती कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, ओकियांग ने कहा। मैंने जानकी को कंधे पर लाद लिया और हम उस उजड़ी हुई इबादत गाह से बाहर आ गए। धूप खासी तेज और चुभती हुई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक 9 बजे का वक्त था। इबादत गाह के पिछली तरफ एक जगह से नदी पार की और खेतों में एक तंग सी पगडंडी पर चलने लगे। सबसे आगे ओकियांग, उसके पीछे एक आदमी, फिर एक औरत और उसके पीछे मैं था। मेरे पीछे दूसरी औरत और आखिर में वो आदमी था जिसने 12 बोर की बंदूक उठा रखी थी। धान के खेतों में पगडंडी पर धूप में चलते हुए मैं पसीने में शराबूर था। तेज धूप की वजह से खेतों में उठने वाले बुखारात ने घुटन और हब्सा पैदा कर रखा था। अगर जानकी मेरे कंधे पर ना होती तो मुझे कोई दुश्वारी पेश न आती। ओकियांग ने कहा था कि हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन इतनी देर चलने के बाद भी किसी बस्ती के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं रुक गया और जानकी को पगडंडी पर बिठाकर खुद भी उसके करीब बैठ गया और अपना सांस दुरुस्त करने लगा। जानकी मुझसे लिपटी हुई थी, ओकियांग वगैरह भी रुक गए थे। बंदूक वाला शख्स उन सब में ज्यादा सेहतमंद और कदरे दराज कामत था। उसने अपनी बंदूक दूसरे साथी को थमा दी और झुककर जानकी को उठाने लगा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। चंद मिनट वहां बैठने के बाद मैंने जानकी को दोबारा कंधे पर उठा लिया और उनके साथ चलने लगा। खेतों में मजीद 20-25 मिनट चलने के बाद किसी कदर नशेब में वो मुख्तसर सी बस्ती दिखाई देने लगी। दूरी से देखा जा सकता था कि वो कच्चे मकान थे और उनकी तादाद 10-12 से ज्यादा नहीं थी। 1-2 घरों से तो धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा था। हम करीब पहुंचे तो 3 औरतें और एक आदमी और 3-4 बच्चे बस्ती से बाहर आ गए। वो सब हैरत से कभी मुझे देखते और कभी मेरे कंधे पर लदी हुई जानकी को। ओकियांग में एक मकान में ले गया। जानकी को लकड़ी के एक तख्ते पर लिटा दिया गया जिस पर बिस्तर बिछा हुआ था। उस मकान में एक दान 5 औरत पहले ही से मौजूद थी। उसकी उम्र 28-30 साल रही होगी। दुबली पतली सी, बहुत गोरी रंगत, चेहरे के नकूश बहुत दिलकश। वो बिल्कुल गुड़िया ही लग रही थी। वो ओकियांग की बीवी हो कीदू थी। ओकियांग ने तेज लहजे में उससे कुछ कहा। वो कीदू की आंखों में तशवीश उभर आई। वो चंद में जानकी की तरफ देखती रही जो बिल्कुल टांगे समेटे गठरी सी बनी पड़ी थी।
ओकीदू तेजी से कमरे से निकल गई और चंद ही मिनट बाद 2-3 कंबल ले आई जो उसने सब के सब जानकी पर डाल दिए और दोबारा कमरे से निकल गई। कमरे में 4-5 अफराद और भी थे। उकियांग ने उन सबको कमरे से निकाल दिया और मुझे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए खुद भी बाहर निकल गया। मैं दीवार के करीब पड़ी हुई लकड़ी की एक सीधी पुश्त वाली कुर्सी तख्त के करीब घसीट कर बैठ गया। कुर्सी की सारी चूलें ढीली थी। मेरे बैठते ही वो चिरचिरा कर झूलने लगी। कुर्सी का ये एहतजाज देखकर मुझे संभल कर बैठना पड़ा। भारी कमलों के नीचे दबी हुई जानकी अब भी कपकपा रही थी। तकरीबन 15 मिनट बाद होकीदू एक प्याली में कोई गर्म गर्म चीज ले आई। उसने प्याली मेरे हाथ में थमा दी और इशारे से समझाने लगी कि ये जानकी को पिला दिया जाए। वो कहवा या जोशानदा किस्म की कोई चीज थी जिससे भाप उठ रही थी। मैंने प्याली करीब एक खस्ता हाल छोटी सी मेज पर रख दी और कुर्सी से उठकर जानकी के चेहरे से कंबल हटा दिया। जानकी, मैंने ओले से उसे मुखातिब किया, गर्म गर्म कहवा पी लो, तुम्हें कुछ सुकून मिलेगा। जानकी ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। बुखार की शिद्दत से उसकी आंखें भी बिल्कुल सुर्ख हो गई थी। मैंने उसे सहारा देकर दीवार के साथ बिठा दिया और प्याली उठाकर अपने हाथ से उसे कहवा पिलाने लगा। ओकीदू करीब खड़ी देखती रही। कहवा पिलाने के बाद मैंने जानकी को दोबारा लिटा दिया। ये तो मैं समझ चुका था कि ये मलेरिया का हमला था और मेरे लिए तशवीशनाक बात यह थी कि अगर उसका इलाज ना हो सका तो उसकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता था और मेरे ख्याल में उसे फिलहाल तिब्बी इमदाद मिलने की कोई तवक्को नहीं थी। 10-12 घरों की इस बस्ती में डॉक्टर की मौजूदगी या किसी मुनासिब तिब्बी सहूलत के मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे सर उभारने लगे कि आज जानकी भी थाई की तरह मेरा साथ छोड़ जाएगी। 15-20 मिनट और गुजर गए और फिर होकियांग एक बूढ़ी औरत के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मेरे ख्याल में उस औरत की उम्र 75 साल से कुछ ज्यादा ही थी। कमर कमान की तरह दोरी हो रही थी। चेहरे पर मकड़ियों का जाल सा बुना हुआ था। सर पर थोड़े बहुत जो बाल रह गए थे वो बर्फ की तरह सफेद हो गए थे। आंखों पर मोटे अदसों की ऐनक थी जिसकी दोनों डंडियां गायब थी और नाक पर ऐनक को सहारा देने के लिए कानों पर दागे लिपटे हुए थे। उसके कंधे पर मैला सा एक थैला भी था। मैं उसे देखकर उठ गया। उकियांग ने उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने किस्से कहानियों में अफ्रीका के बीच डॉक्टरों के बारे में पढ़ा था और मेरे ख्याल में ये बूढ़ी औरत भी ऐसी ही कोई चीज थी जिसे जानकी के इलाज के लिए बुलाया गया था। कुर्सी पर बैठने के बाद उस बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखा। मैं अंदाजा ही लगा सका था कि उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। फिर उसने उकियांग से कुछ कहा। उकियांग ने मुझे उसकी बात समझाई और मैंने तख्त के करीब बैठकर जानकी के चेहरे से कंबल हटा दिया और उसका एक हाथ बाहर निकाल दिया। बूढ़ी औरत ने पहले जानकी की पेशानी को छू कर देखा, फिर उसकी नब्ज देखी और फिर थैली खोलते हुए उकियांग से कुछ कहने लगी। ये कह रही है कि परेशानी की कोई बात नहीं, मलेरिया है, 2-4 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उकियांग ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। बुढ़िया ने थैले में से 2 छोटी डिबियां निकाल ली थी। उसने फिर उकियांग से कुछ कहा। उकियांग ने छोटी मेज करीब सिरका ली और दोनों डिबियां मेज पर रख कर खोल दी। एक में मटियाले रंग का कोई सफूफ था और दूसरी डिबिया में माजून किस्म की कोई चीज। बुढ़िया के कहने पर उसने सफूफ की 3-4 पुड़ियां बना ली। हर पुड़िया में चुटकी भर सफूफ था। बुढ़िया के कहने पर एक पुड़िया जानकी को खिला दी गई और थोड़ा सा माजून चटा दिया गया। बुढ़िया तकरीबन 20 मिनट वहां बैठी रही, फिर उकियांग से बातें करती रही। मैं कभी बुढ़िया की तरफ देखता और कभी जानकी की तरफ जिसके चेहरे से कंबल हटा हुआ था। चंद मिनट पहले तक तो यूं लगता था जैसे कमलों के नीचे भूंजाल सा आया हुआ हो, लेकिन अब जानकी की कपकपाहट बदतदरीज कम होती जा रही थी और मिलाकर वो पुरसुकून होगी और फिर कुछ ही देर बाद वो अपने ऊपर से कंबल हटाने लगी। बुढ़िया ने एक बार फिर आगे झुककर उसकी कलाई पर हाथ रख दिया। चंद सेकंड बाद उसका हाथ कंबल के अंदर तक रेंग गया और फिर वो बुढ़िया कुछ कहते हुए उठ गई। उसने अपना थैला कंधे पर डाल दिया था। 2 पुड़ियां और माजून की डिबिया मेज पर ही छोड़ दी गई। उकियांग बुढ़िया को सहारा देकर बाहर ले गया। मैंने जानकी की पेशानी और कलाई को छू कर देखा। वो सफूफ या माजून बड़ी हैरत अंगेज दवा साबित हुई। बुखार उतर गया था। उसका जिस्म पसीने में शराबूर था। चंद मिनट बाद उकीदू एक और औरत के साथ कमरे में आ गई। ये वही औरत थी जो इबादतगाह से हमारे साथ आई थी। मैंने इबादतगाह में सबसे पहले उससे ही बात की थी। उसका नाम फूशून था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उकीदू ने एक हाथ में कपड़ा और तौलिया उठा रखा था। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बाहर जाने का इशारा किया। मेरे बाहर निकलते ही दरवाजा बंद हो गया। मकान के आंगन में कुछ लोग जमा थे। उनमें औरतें भी थी, मर्द भी और बच्चे भी। एक आदमी और 2 औरतों ने दोनों हाथ जोड़कर माथे पर रखते हुए गर्दन को जरा सा खम दिया। मैंने भी उन्हें आशीर्वाद देने वाले अंदाज में सीधा हाथ ऊपर उठा दिया। मैं इस वक्त एक बख्शू था और मुझे वही कुछ करना था जो एक बख्शू को करना चाहिए था। इस सूरत से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस बस्ती की फजा हमारे हक में थी और फिलहाल हमें कोई खतरा नहीं था। ओकीदू और फोशून ने जानकी के कपड़े बदल दिए थे। उसकी पीली चादर और अंदरूनी कपड़े जो पसीने में तर हो चुके थे धोकर सूखने के लिए रस्सी पर डाल दिए गए। जानकी को जो लिबास पहनाया गया था वो फूलदार पाजामा और चोली पर मुश्तमिल था। जबकि मैं दोबारा कमरे में आया तो वो बिल्कुल चित लेटी हुई थी।
मुझे देखकर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ था मुझे? ये कौन लोग हैं? उसने कमजोर सी आवाज में पूछा। मैं कुर्सी घसीट कर उसके करीब बैठ गया। जाहिर है उसे मदोशी की हालत में यहाँ लाया गया था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि अब तक उस पर क्या बीत चुकी है। अगर ये लोग उस वीरान इबादतगाह में ना पहुंचते तो इस वक्त तुम्हारे होंठों पर जिंदगी की मुस्कुराहट ना होती, मैंने कहा और फिर उसे तफसील बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था इसमें शुबा नहीं कि ये कम्युनिस्ट हैं। इन्हें हम पर इंडिया के जासूस होने का भी शुबा हुआ था। हो सकता है वो शुबा अब भी बरकरार हो, लेकिन इनका रवैया हमारे साथ हमदर्दाना है। अभी फिलहाल किसी से बात नहीं हुई। अब देखना ये है कि आने वाला वक्त अपने दामन में हमारे लिए क्या लेकर आता है। जो कुछ तुम बता रहे हो उससे तो यही लगता है कि ये अच्छे लोग हैं और यहाँ हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, जानकी ने कहा। मैंने वो सारा दिन जानकी के पास बैठकर ही गुजारा था। दोपहर के खाने के बाद उसे सफूफ की एक पुड़िया और खिला दी गई और थोड़ा सा माजून भी चटा दिया गया। इसी दौरान में बस्ती के लोग भी हमें देखने के लिए आते रहे। लगता था जैसे हम कोई अजूबा है। बच्चों की नजरों में ज्यादा तजस्सुस था। वो तो बाद में पता चला कि इस बस्ती के लोगों ने बरसों बाद किसी बख्शू को देखा था। इस लिहाज से बच्चों के लिए तो मैं वाकई ही एक अजूबा था। ये लोग कम्युनिस्ट थे, इन्हें बुद्ध मजहब के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो ये भी नहीं जानते थे कि कोई औरत बख्शू नहीं बन सकती, इसलिए इस लिहाज से हम पर कोई शुबा नहीं किया गया था और ना इस सिलसिले में हमसे कुछ पूछा गया था। इन्हें यह भी मालूम नहीं था कि बख्शू दोपहर के बाद कुछ नहीं खाते, इसलिए हमें रात का खाना भी दिया गया था। ओकीदू ने मुर्गी का शोरबे वाला सालन बनाया था। उकियांग भी खाने में हमारे साथ शरीक था। उसने बताया था कि दान के खेतों में वाक़े वो इबादतगाह तो तकरीबन 50 साल पहले ही वीरान हो गई थी और इस बस्ती में आखिरी बख्शू को 30 साल पहले देखा गया था। उकियांग की उम्र 45 के लगभग थी। उस बूढ़ी औरत के बारे में उसने बताया था कि वो इस बस्ती की मुअम्मर तरीन औरत थी। उसका कोई अजीज नहीं था, लेकिन बस्ती के लोग उसे अजीज रखते थे। वो हर 6 महीने बाद वांगसी के जंगलों में चली जाती, जहाँ से जड़ी बूटियां तलाश करके ले आती और उनसे दवाएं तैयार करके बस्ती वालों का इलाज मुआवजा करती। बस्ती वालों को उसका बड़ा सहारा था। करीब तरीन बड़ा कस्बा भी यहाँ से 60 मील के फासले पर था, लेकिन इलाज के लिए उन्हें वहां नहीं जाना पड़ता था। बुढ़िया की तैयार करदा दवाओं में ही इस कदर तासीर थी कि बीमार उसके इलाज से सेहतयाब हो जाते थे। रात के खाने के बाद उकियांग मुझे बस्ती के एक और मकान में ले गया, जिसके बड़े से हाल कमरे में बिछी हुई चटाइयों पर बहुत से लोग बैठे हुए थे। वो लोग मुझसे तरह तरह के सवालात करते रहे। वो शायद ये इत्मीनान कर लेना चाहते थे कि हम किसी तरह उनके लिए नुकसानदेह तो साबित नहीं हो सकते। उन्हीं की बातों से अंदाजा हुआ कि योशु वांग वहां से तकरीबन 90 मील के फासले पर था। मेरी बातों से वो लोग बहरहाल मुतमईन हो गए। मुझे बताया गया था कि मेरी साथी जब ठीक हो जाएगी तो हमें यहाँ से रुखसत कर दिया जाएगा। रात को जानकी को फिर तेज बुखार हो गया। उकियांग के मशवरे से सफूफ की तीसरी पुड़िया भी उसे खिला दी गई। मैं रात भर जानकी के सराहने बैठा रहा। सुबह 5 बजे के करीब बुखार टूटा तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया और फिर दिन की रोशनी फैलती उकियांग ने उस बुढ़िया को बुला लिया। उसने वही दवा जारी रखी। एक हफ्ता गुजर गया। जानकी का बुखार खत्म हो चुका था, मगर उसमें कमजोरी इस कदर हो गई थी कि वो सहारे के बगैर चल भी नहीं सकती थी। ऐसी सूरत में सफर करना मुमकिन नहीं था। इस छोटी सी बस्ती में क्याम के दौरान में यूं तो हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन मंगशू नामी एक शख्स की तरफ से मुझे कुछ तशवीश हो रही थी। वो लंबा तिरंगा शख्स सूरत ही से छटा हुआ बदमाश लगता था और पिछले चंद रोज के दौरान ही में मैंने महसूस किया था कि वो जानकी की मिजाज पुरसी के बहाने दिन में कई बार उसके घर के चक्कर लगाता था।